साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पुनः आप सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग, नमस्कार जो कहिए। चलिए हम लोग अब इस क्लास के माध्यम से जो भी हमारा जेएसओ का एट्रीब्यूट्स थियरी का पोर्शन है, आज उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, आज उसको हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि हम लोग उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारा यूट्यूब चैनल और ये जो सभी ग्रुप के लिए है। यहाँ पे जो ये टेलीग्राम ग्रुप है जेएसओ बैच के लिए है केवल, और यहाँ पर जो हमारा ये L1 क्लासेस प्रयागराज जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा सभी चैनल के लिए, सभी मतलब कोर्सेज के लिए कॉमन है। इसमें सभी लिंक और सभी पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, इस लोगों के साथ ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसकी आप लोग जहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अगर उसमें इच्छुक है तो एडमिशन ले सकते हैं, और अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस पर संपर्क किया जा सकता है। ये हमारे 2024 बैच वाले लोग हैं, हीरो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जस्ट अब रिजल्ट जब आए 2025 वाला तो उसमें आप लोग भी यहाँ पर सिलेक्ट हों। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थियरी है, तो एट्रीब्यूट्स थियरी में हम लोग यहाँ पे आते हैं। और एट्रीब्यूट्स थियरी में, हाँ नितिन जी बिल्कुल वेलकम। एट्रीब्यूट्स थियरी में जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आज की थियरी सबसे पहले बात ध्यान में रखिएगा एट्रीब्यूट्स थियरी पर है, और जो एसएससी सीजीएल जेएसओ का जो सिलेबस है उसमें लिखा तो जरूर गया है, लेकिन इसमें पिछले कई सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस थियरी के बारे में भी आप थोड़ा सा जानते रहिए, इसीलिए इसको 2025 में, जो 2025 का जो बैच था उसमें हम एक ही क्लास में, 2024 वाले में एक ही क्लास में खत्म किए थे, 2025 वाले में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाया गया, तो 2 क्लासेस में खत्म हुआ है कोर्स आपका। और यहाँ पर जो हम आज का प्रैक्टिस सेट करेंगे ये इसी प्रैक्टिस सेट पर बेस्ड होगा। और नितिन जी मेहनत तो यार सभी कर रहे हैं, अभी की मेहनत कर रहे हो, इतनी रात में जग रहे हो। तो जो भी यहाँ पे कोर्स है, इसमें जो आज का मतलब यहाँ पे जो क्लास है, ये क्लास हमारे पास एट्रीब्यूट थियरी से रिलेटेड रहेगी, और आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल जब दिन में क्लास होगी तो उसमें कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है उसमें प्रैक्टिस सेट करें, और जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है उसमें 4-5 प्रैक्टिस सेट हम उम्मीद है कराएंगे। कारण ये है कि हर आदमी को प्रोबेबिलिटी में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस उसके माध्यम से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ए पॉपुलेशन 200%, मतलब एक पॉपुलेशन है जिसमें 200 लोग हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन है जिसमें 200 लोग हैं, और इसमें जो हमारे पास 60 आदमी हैं ये स्मोकर हैं। ठीक है, मतलब ये कोई एट्रीब्यूट ए पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट स्मोकिंग। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि स्मोकर्स हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे पास आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो हमारे पास आपका जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको बताया गया था थियरी में ही कि ए जो कैपिटल लेटर होता है ABCD कुछ इस तरीके से, ये आपके जो है पोजीशन को दिखाते हैं, पोजीशन ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट को दिखाते हैं, और जब हम इसी को यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो यही क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है ऑफ ए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि 60 लोग हैं, यहाँ पर 60 लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और उसमें से स्मोकिंग करने वालों की फ्रीक्वेंसी बताना है, तो यही जो संख्या है यही हो जाएगी आपकी स्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, नहीं भाई 120 कैसे माइनस करते हैं क्या?
माइनस नहीं, 120 कैसे नितिन, 60 ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 स्मोकर हैं, यही स्मोकिंग करेंगे ना यार, और कोई तो करेगा नहीं, तो बाकी 60 लोग कहाँ से ले आए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सैंपल है जिसमें 500 लोग हैं, ठीक है, एक सैंपल है, एक पॉपुलेशन है जिसमें 500 लोग हैं और इसमें से 300 जो है ये मेल हैं और 200 फीमेल हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एट्रीब्यूट ऑफ ए, मतलब अगर एट्रीब्यूट हमारा जो है ए अगर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ब्रैकेट ए मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए क्या हो जाएगा, यही 300 हो जाएगा, ठीक है, यही 300 जो नंबर है ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नितिन जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया तो आगे क्वेश्चन हल अटेम्प्ट करें, आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन गलत होने से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 400 पर्सन है, आउट ऑफ 400 पर्सन 120 आर सिक, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट नॉन सिकनेस। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास पर्सन है ये 400 आदमी है जिसमें से 120 क्या है, ये सिक हैं, तो जो रिमेनिंग है मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो रिमेनिंग है कितना हो जाएगा, 280, 280, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 280 जो यहाँ पे लोग हैं ये क्या है, नॉन सिक है, ठीक है, 280 लोग नॉन सिक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड अल्फा, अगर ये ए सिकनेस को दिखा रहा है तो जो अल्फा है वो नॉन सिकनेस को दिखाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर नॉन सिकनेस वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, 280, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ए सिटी ऑफ 1000 पीपुल 300 आर ब्लाइंड, ठीक है, 1000 लोग हैं कहीं पर एक सिटी में और इसमें से क्या है, 300 ब्लाइंड हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्प्लीमेंट्री क्लास, कम्प्लीमेंट्री क्लास मतलब अल्फा, इसका जस्ट यहाँ पे अगर ए है तो ये अल्फा होगा, जस्ट इसकी कम्प्लीमेंट्री जो क्लास होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये हमारी कम्प्लीमेंट्री क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 700। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ए ग्रुप ऑफ 800 स्टूडेंट 500 आर इंटेलिजेंट, मतलब एट्रीब्यूट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 400 आर हार्ड वर्किंग, बी है 300 स्टूडेंट आर बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, मतलब यन जो है ये 500 है, ए फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे सॉरी ये 800 है, 800 है और इसके बाद यहाँ पे ये 500 है और जो हार्ड वर्किंग सॉरी यहाँ पे इंटेलिजेंट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 400 बी, मतलब ये हार्ड वर्किंग अगर इनकी बात की जाए तो ये 400 हैं और ए बी मतलब दोनों ये क्या है, 300 है, ठीक है, बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो फाइंड ए बी, फाइंड ए बी का मतलब क्या हो गया, दोनों इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, 300 हो जाएंगे लोग, इनकी संख्या जो आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉर 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज, तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, तो टोटल नंबर इनका बताया गया था, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी जो आपको बताया गया था ये 3 की पावर n बताया गया था, तो 3 की पावर सॉरी 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 फॉर 3 एट्रीब्यूट्स टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, हाँ टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज 3 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 27, हाँ ठीक है 27 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये इनकी संख्या जो है ये 3 की पावर n यहाँ पे आपको बताई गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर 4 एट्रीब्यूट्स टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 4,
ये हो जाएगा 81। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब 81 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 0 फॉर एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कह क्या रहा है कि जो नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 0, जीरो ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास n एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें r ऑर्डर की अगर हम क्लास फ्रीक्वेंसीज निकालना चाहें, ये टोटल एट्रीब्यूट हैं, तो इनकी जो संख्या होती है ये होती है NCR। ठीक है, NCR यहाँ पे जो मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि जो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, द नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, अच्छा, टोटल यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये NCR और 2 की पावर R, यहाँ पे ये होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर R व्हेन एट्रीब्यूट्स इज टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज n। तो यहाँ पे इनका जीरो संख्या की बात कर रहा है, NC0 और 2 की पावर 0, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास संख्या आएगी जीरो ऑर्डर क्लास, सॉरी, जीरो ऑर्डर जो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी संख्या 1 होगी। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ नितिन जी क्या कह रहे हैं? सर 3 फिक्स्ड नंबर, हाँ 3 फिक्स नंबर रहेगा इस केस में। हाँ 3 जो है फिक्स नंबर होता है, इसको अब जाएंगे वहां पे एट्रीब्यूट्स वाली क्लास में फिर से देखेंगे, तो वहां पर एक ये प्रूफ कराया गया है कि कैसे ये जो है यहाँ पर देखिए, हम इसको प्रूफ करके ही बता दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर आर, इनकी संख्या क्या होती है NCR 2 की पावर R। ठीक है, n एट्रीब्यूट्स में से, तो सभी टोटल अगर हम यहाँ पे निकालें तो r का मान 0 से n तक, क्योंकि n एट्रीब्यूट्स हैं तो टोटल जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑर्डर n की होगी, तो यहाँ पे NCR 2 की पावर R, इसको जोड़ देंगे तो ये 3 की पावर R आता है। ठीक है, ये 3 की पावर R हो जाएगा, और यही यहाँ पे संख्या हम पीछे जो है यहाँ पे ले रहे थे। ठीक है नितिन जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 1 इन n एट्रीब्यूट्स। n एट्रीब्यूट्स अगर है हमारे पास तो इनकी संख्या, मतलब सिंगल ऑर्डर की जो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी संख्या क्या होगी। ठीक है हाँ, तो इनकी संख्या अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे NCR 2 की पावर R, ये क्या हो जाएगा NC1 2 की पावर 1, तो ये 2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2n इनकी संख्या हो जाएगी। जब n एट्रीब्यूट्स हैं उसमें r ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स की संख्या, टोटल संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास NCR 2 की पावर r होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही कहा जाए कि पॉजिटिव जो हमारे पास यहाँ पे ध्यान में रखिएगा टोटल संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर दी जाए तो पॉजिटिव की जो संख्या होती है वो यहाँ पर NCR होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर 3 एट्रीब्यूट्स द नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 2। 3 एट्रीब्यूट्स के लिए 2 ऑर्डर की हमारे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं ये 3C2 और 2 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा, 3C2 को यहाँ पे 3 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इंटू 2, सॉरी, इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 12 इसकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 12 आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर 3 एट्रीब्यूट्स द नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 3। 3 एट्रीब्यूट्स हैं और इनकी संख्या, 3 ऑर्डर की संख्या, ये क्या हो जाएगा 3 जो है 1 हो जाएगा और 2 की पावर 3 मतलब 8 इसकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं और इनकी जो टोटल संख्या 3 ऑर्डर की जो हम फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे
तो इनकी संख्या जो होगी ये 8 होगी। ठीक है, चलिए यस के 300 आंसर किसका दे रहे हैं भाई? चलिए आप लेट ज्वाइन किए, हो सकता है किसी पिछले क्वेश्चन का हो, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, n का मान दिया गया है, a का मान दिया गया है, फाइंड अल्फा। तो अल्फा बराबर n माइनस ए, ये फार्मूला आपको बताया गया था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40, ये हो जाएगा 60 इसका आंसर। ठीक है, 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला पढ़ा था ना कि ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस ए हो जाएगा। तो अल्फा का मान हमें इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एन का मान दिया गया है, बी का मान, तो बीटा का मान इसी तरीके से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस बी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 200 माइनस 80, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 इसका आंसर हो जाएगा फिर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू 50, बी 70 है, ए बी का मान ये है, तो ए बीटा के लिए आपको ए इज इक्वल टू बताया गया था, यहाँ पर ए बी प्लस ए बीटा। यहाँ पर जो चीज है ये दोनों में कॉमन रहेगी, जो यहाँ पे है ये दूसरे में बदल जाती है। ठीक है, एक पोजीशन रहेगा तो एक में निगेशन रहेगा इसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है, ए बीटा का मान। तो ए बीटा का मान यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं, ये ए माइनस ए बी होगा। ए का मान क्या है 50 माइनस ए बी का मान 30 होगा, तो ये हो जाएगा 20 आपका आंसर। ठीक है, ये पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही खतरनाक थियरी है। ठीक है, चलिए इसका ज्यादातर उपयोग जो है वो जो मेडिकल साइंस वाले होते हैं वो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर ए और बी का मान यहाँ पे दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है, तो अल्फा बी फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बी के लिए यहाँ पर क्या बताया गया था, यहाँ पर बी माइनस ए बी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अभी ऐसे ही तो लिखा गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यहाँ पे जिसको हटाना है, यहाँ पे एक कॉमन रहेगा, और यहाँ पे जो प्रेजेंट एब्सेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, अगर प्रेजेंट है तो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर अल्फा बी है, बी यहाँ पर देखेंगे तो ए बी दिया गया है, तो यहाँ ए बी लिख दिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फा यहाँ पर है तो यहाँ पे बी लिखना होगा। ठीक है, ताकि ये अल्फा 1 माइनस ए के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 50, और इसका मान हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी और ए बी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, अल्फा बीटा का मान फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बीटा का मान यहाँ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं किस तरीके से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिखेंगे ए बी प्लस ए बीटा। ठीक है, अच्छा दो ऑर्डर की है फ्रीक्वेंसी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखिए, इससे थोड़ा सा क्लास ये मतलब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो ऐसे लिखिए इसको, कोई भी एक टर्म इसमें पकड़िए। ए इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, ए सॉरी हाँ यहाँ मान लीजिए ए ही है, और यहाँ पर ए बीटा हमने कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड यार, ए बी यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, अल्फा बीटा में ले जाते हैं। यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पर हमें क्या लाना है, अल्फा बीटा। यहाँ पर हम बीटा को फिक्स रखेंगे माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ बीटा फिक्स है, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब अल्फा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बीटा और प्लस यहाँ सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तब की हम ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए बीटा नहीं दिया गया है, तो बीटा को फिर से हटा देते हैं ए, और यहाँ पे बीटा को क्या लिख देते हैं एन माइनस बी, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का मान यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सबको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा ए बी में हमें माइनस करना होगा किसको, यहाँ पे ए को माइनस करना होगा, बी को माइनस करना होगा और एन को जोड़ना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 60 माइनस 70 प्लस एन का मान कितना है 120, ठीक है। तो ये 7 6 13 और 120 ये है, माइनस 10 बचेगा, ये 30 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। नितिन और यस के दो लोग जो लाइव हो, बोलो कुछ समझ में आ रहा, ये सो गए हो आज की क्लास में। चलिए, फॉर 3 एट्रीब्यूट्स नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की हम बात जब किए थे, इसमें आपको हम बताए थे कि इनकी संख्या 2 की पावर n होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ये होती है 2 की पावर n, और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए हिमांशु जी गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फॉर n बराबर 2 द सेट ऑफ फंडामेंटल क्लास फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड्स। तो जो हमारे पास फंडामेंटल सेट की जो क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये कहा जाता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंडामेंटल जो पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे फंडामेंटल क्लास फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, ठीक है। दो एट्रीब्यूट्स ए और अगर बी है, तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, और यहाँ पर देखेंगे इसके साथ साथ यहाँ पे एन भी शामिल होता है, ठीक है। तो एन ए बी और ए बी जो है यहाँ पे हमारे पास ये फंडामेंटल सेट होते हैं, ठीक है, और जो हमारे डेटा को कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन का मान दिया गया है ए बी, बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है अल्फा बी प्लस ए बीटा का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अल्फा बी का अल्फा बी का मान हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा बी के लिए यहाँ पर बी को फिक्स रखेंगे क्योंकि बी दिया गया है, और यहाँ पर ए बी इसको हम लिख देंगे। यहाँ पर ये बी का मान क्या है 100 माइनस 80, ये हो जाएगा 20। फिर ए बीटा का मान, ए बीटा में ए को फिक्स कर देते हैं और माइनस ए बी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ए का मान क्या हो जाएगा 120 माइनस 80, ये हो जाएगा 40, और दोनों को अब जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बी प्लस ए बीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 426, ठीक है 426। अगला है फॉर 3 एट्रीब्यूट्स द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर दिए नहीं है क्या, कोई बात नहीं। 3 एट्रीब्यूट्स हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर। तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की यहाँ पे बात तो कर रहा, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो ऑर्डर यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर 0 लिख लीजिएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की जो संख्या है, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ये 2 की पावर n है, तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, इसकी संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की जो संख्या है 2 की पावर n है, ठीक है। नितिन जी ये अंडमान वाले में नहीं है सिलेबस में, तो इसीलिए इस पे एक क्लास रखी गई है केवल। ये एसएससी सीजीएल वाले सिलेबस में लिखा है थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। एक ही क्लास रखेंगे
कल वाली क्लास में हम इसको प्रोबेबिलिटी जो है रखेंगे, ठीक है, वो हमको भी पता है। और जीएसओ वाले सिलेबस में एक्चुअली आता भी नहीं इससे क्वेश्चन, तो हम चाहें तो ना पढ़ाएं, लेकिन जो अपनी अंतरात्मा है ना, टीचर को बाद में क्या कहना होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ आया है, तो इसलिए ये चीज छूटे ना। और जब ये चीज अगर इससे एसएससी ने, अभी एसएससी का जो अब देख रहे हैं चेयरमैन किस तरीके से ऊट पटांग काम भी कर रहा है, तो ऊट पटांग काम में वो उसने कह दिया कि नहीं हम यहाँ से क्वेश्चन रखेंगे सीजीएल वाले, तो फिर उनकी हवा निकल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो है मतलब यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। आपके सिलेबस में नहीं है हमको पता है, आपने सिलेबस भेजा था, कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ बैठे रहिए। और देखिए कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं दुनिया में जो कुछ नहीं समझ में आता, फिर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है एन और ए का मान दिया गया है, अल्फा का मान पूछ रहा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओहो बड़ी भयानक संख्या है, 713 माइनस क्या है 1618, तो 13 में से 8 जाएगा 7। एन और ए का मान दिया गया है, अल्फा का मान पूछा गया है, ठीक है। सॉरी अरे यार मैं ही गलत कर दिया, अच्छा 13, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13, और ये यहाँ पे 10 9 10 1 9, और फिर इसके बाद 0, एक सेकंड, ठीक है 9, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 6 0, और ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है 22,095। ये केवल आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन, और बाकी कुछ नहीं है। हिमांशु जी आप क्या कह रहे हैं? हेलो सर, आई वॉज रैंडमली स्क्रोलिंग एंड आई फाउंड आई हैव completed PG in statistics from EMG-KVP and UG from AU। अच्छा AU मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई वांट टू नो व्हेन यूपी ट्रिपल एससी एएसओ वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू कम। भाई देखिए ये वैकेंसी के बारे में तो भविष्यवाणी करना जो है इस समय मुश्किल है यार, अब तक आ जानी चाहिए थी हिमांशु जी, अब तक आ जानी चाहिए थी आपके सिलेबस में ये चीज़ें जो है मतलब हैं, मतलब इसका जो सिलेबस है वो लेवल के साथ आपका पीजी मांगता है, वैकेंसी आ जाएगी, इसका कहना मुश्किल है। हाँ जब भी आएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम जो है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और जिन वैकेंसीज के लिए मैं नहीं पढ़ाता, जैसे आरपीएससी के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, आरपीएससी का सिलेबस बहुत लंबा है, उनके लिए अलग से जो है मतलब बैच लॉन्च करना होगा, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो इसलिए आरपीएससी वालों को नहीं पढ़ाता, इसलिए आरपीएससी की वैकेंसी आती है तो उसको मैं वहाँ पे जो है नॉर्मली जो है ग्रुप में शेयर नहीं करता, ठीक है। हालांकि कोशिश करेंगे हम अपने मतलब लोगों से, टीम के जो लोग हैं उनको हम कह देंगे कि आगे से शेयर कर दिया करेंगे सारी वैकेंसीज। अभी जैसे यूजीसी का फॉर्म आ गया है, लेकिन यूजीसी का फॉर्म का इंटीमेशन जो हमने ग्रुप में नहीं शेयर किया, तो ये थोड़ा सा हम लोगों की साइड से जो है मतलब यहाँ पे गलत है। चलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं तो अच्छी बात है। अच्छा प्रयागराज के ही हैं, वाह बधाई हो। चलिए चलिए बधाई हो बधाई हो। ऑफलाइन क्लासेस हमारी नहीं चलती डियर, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन जो है अभी हमने छोड़ रखा है क्योंकि समय की कमी है, ठीक है। तो अभी के लिए जो है मतलब ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही, बाद में भविष्य में देखा जाएगा, ठीक है कोई इशू नहीं। ओम प्रकाश प्रधान सर, उड़ीसा में असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का वैकेंसी आई है, उसमें जीएसओ का 80% सेम है, और ऑफिशियल स्टेटिस्टिक एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स एंड थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स भी है, प्लीज क्लास करना। तो चलिए आप लोग, आपके लिए तो एट्रीब्यूट थ्योरी ही पढ़ाई जा रही है। एट्रीब्यूट थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो आप जो है वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से परचेस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी ये एट्रीब्यूट थ्योरी है, और इसके बाद इस पर जो भी आपका 20 प्रैक्टिस सेट है अभी जो चल रहा था हम लोगों का,
इसके साथ 20 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाने वाले थे, लेकिन अब हमने इसकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दी है। तो दिसंबर के पहले पहले दिसंबर में आपका जेएसओ का एग्जाम होगा। उम्मीद यही है नवंबर लास्ट या दिसंबर में, लेकिन एग्जाम अगर टलता है किसी कारण से तो अलग बात है, उसमें फिर प्रैक्टिस सेट हम और जोड़ देंगे। और उड़ीसा के बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, तो आप उसमें वाइटल स्टेटिस्टिक के लिए टेंशन ना लीजिए, वाइटल स्टेटिस्टिक हम आपको पढ़ाएंगे अलग से। और एक दो जगहों पे कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर भी जो है आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, इसमें अब डियर हिमांशु जी, इसमें पेट चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा ये तो वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने, मतलब यूपी ट्रिपल एस ने ये बोला था कि हमारे अब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो उम्मीद यही है कि पेट क्वालिफाई लोगों को ही लिया जाएगा, लेकिन अब जब फॉर्म आएगा तभी जो है, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी होती है तो इसमें वो छूट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एएसओ एग्जाम के लिए, फिर उसके साथ साथ जो है मतलब जो आपकी अलग दूसरी वैकेंसीज होती हैं उसके लिए भी जो है यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट आती है यूपी में, उसके लिए भी जो है मतलब वहाँ पे छूट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेटिक्स भी जो है वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके केवल इंटरव्यू लिया जाता है। तो आपका एमएससी का जो परसेंटेज रहेगा या सीजीपीए जो भी रहेगा उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और इंटरव्यू किया जाता है, तो उसमें इशू नहीं है। लेकिन जो है मतलब ये वैकेंसी नॉर्मली जो है हमें उम्मीद यही है कि जो जानकारी अभी तक है उसमें पेट जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर एक एट्रीब्यूट है ए और कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स। तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है? यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट्स के लिए आपको बताया गया था कि हमारे पास कंडीशन जो कंसिस्टेंसी की होती है, सॉरी, यहाँ पे पहली जो कंडीशन होती है कि ये ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन यहाँ पे बताई गई थी, दूसरी कंडीशन यहाँ पे बताई गई थी कि ए, सॉरी, एक ही एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये एक ही कंडीशन होगी यहाँ पे, और ये कंडीशन के साथ यहाँ पे हम n माइनस ए का मान हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन होगी, ये a लेस देन आर इक्वल टू n होना चाहिए। यहाँ पर ये एक्सेस ये लिख गया है, ये नहीं रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ हिमांशु जी, आप अगर प्रयागराज में रह रहे हो ना तो अल्लाहपुर आके मिल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ओम प्रकाश जी, इसमें जो पेड कोर्स का प्राइस है अभी 499 चल रहा है, 499 रुपए है। ठीक है, जिसमें आपको जो आपका सिलेबस है, जीएसओ के सिलेबस के साथ साथ लद्दाख के कुछ बच्चे हैं, उड़ीसा के कुछ बच्चे हैं, और कुछ बच्चे तेलंगाना से जो हैं, और उसके बाद अंडमान वाले जितने भी लोग हो, जो भी आपका एक्स्ट्रा सिलेबस होगा जीएसओ सिलेबस से एक्स्ट्रा, इसी सेम फीस में आपको कवर कराया जाएगा। तो आप लोग उसको सिलेबस को आप हमें एक्स्ट्रा जो है जो भी सिलेबस है भेज दीजिएगा। उड़ीसा का हमारे पास सिलेबस है, अंडमान का सिलेबस है, और बाकी जैसे मतलब यूपी एएसओ का जो सिलेबस रहेगा उसको देखा जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मतलब जीएस का पोर्शन भी इंक्लूड होता है। तो स्टेटिस्टिक पोर्शन की हम यहाँ पे जिम्मेदारी लेते हैं, स्टेटिक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी जीएस वगैरह के लिए समय नहीं है, तो जीएस वगैरह कहीं से आप लोग और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिमांशु जी, आप हाउ कैन, अच्छा इलाहाबाद के रहने वाले हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हम भी पढ़े हुए हैं, और आप जूनियर हो हमारे, तो आप ये कनेक्ट करने की बात नहीं है, डायरेक्ट कोचिंग का नंबर घुमाइए, हम ही से बात होगी भाई। ठीक है, आप इसमें कोई इशू नहीं है। नितिन जी, अंडमान से जो है हमको लग रहा कि 5 से 6 लोगों ने हाँ समथिंग जो मैसेज किए हैं। ऐसे एडमिशन कौन ले लेता है, उसमें नाम और मोबाइल नंबर आता है तो उसमें पता नहीं चलता है। 5 से 6 लोगों ने हमें संपर्क किया हुआ है, तो हमने उनको बोल भी रखा है कि आप लोग जो है मतलब उसमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब ऐसे तो पता नहीं है व्हाट्सअप में, क्योंकि व्हाट्सअप में बहुत सारे लोग उसमें मैसेज करते रहते हैं,
तो उसमें बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बच्चों ने अभी मतलब रिसेंट पिछले 2-3 दिन में हमें 4-5 बच्चों ने आपके जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी थी, हालांकि श्री विजयपुरम अब राजधानी का नाम कर दिया गया है आपके अंडमान का, तो विजयपुरम से कई बच्चों ने, हमें 3 बच्चों ने लगभग संपर्क किया हुआ है। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है, एन का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंसी के लिए अभी जस्ट बताया गया था कि ए का मान जो है ये लेस देन आर इक्वल टू एन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 120 इधर है और इधर यहाँ पे 100 है, और ये इक्वलिटी हमारी क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 120 बड़ा होता है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहेगा ये। ठीक है, ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स ए बी लेस देन। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, तो जब यहाँ पे कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, जब दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो ए बी का मान होता है, यहाँ पर देखेंगे तो हम ए बी का मान यहाँ पे, क्या हो गया हिमांशु जी, ठीक है हिमांशु जी आप मिल सकते हो आके हमसे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ पे क्या होगा, ए बी, एक सेकंड, चलिए, यहाँ पे जब दो एट्रीब्यूट्स होते हैं तो ए बी ग्रेटर देन जीरो पहली कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है अल्फा बी ग्रेटर देन जीरो, इम्प्लाइज इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी का मान लेस देन आर इक्वल टू बी हो। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन होती है कि ए बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ए बी लेस देन आर इक्वल टू ए हो। ठीक है, और चौथी कंडीशन होती है यहाँ पर कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ए बी इस केस में ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस एन। ठीक है, ये कंडीशन होती है जब दो एट्रीब्यूट्स कंसिस्टेंट हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन ए है और बी है, और इसमें ए और बी दोनों को एक साथ यहाँ पर जब आंसर लिखा जाता है तो मिनिमम ऑफ ए और बी की बात करता है। ठीक है, चलिए, हाँ इसके ठीक आंसर दिए हैं आप। अगला क्वेश्चन है, एन ए बी का मान यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ ए बी। मैक्सिमम कंसिस्टेंट वैल्यू के यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर ए बी का जो मान है, यहाँ पे मैक्सिमम इसका मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे ए बी का मान है इससे बड़ा होना चाहिए। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मान लिखे ए प्लस बी माइनस एन, तो यहाँ पे ए बी का मान इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ए या बी लिखा गया है इससे इसका ए बी का मान छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मैक्सिमम मान यहाँ बात कर रहा है, तो ए या बी में मिनिमम जो मान होगा उसी से यहाँ पर इसका मान छोटा होना, सॉरी मैक्सिमम कंसिस्टेंट वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो ए और बी में यहाँ मिनिमम देखेंगे तो 120 है। ठीक है, अभी जस्ट लिखे थे ना कि ए और बी क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम ऑफ ए और बी। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंडीशन यही थी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मतलब इसकी अपर वैल्यू या अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एन ए बी का मान दिया गया है मैक्सिमम कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ ए बी, फिर से इसको बता दीजिए जल्दी से फिर से। हिमांशु जी कांटेक्ट करने के लिए आप जो है कोचिंग वाले नंबर पर फोन कर लीजिए ना, कोचिंग वाले नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। अल्लाहपुर नेता चौराहे के पास ये स्टूडियो है, आके मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंसिस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए और बी है, तो ए बी क्या है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में, अच्छा मिनिमम कंसिस्टेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस एन, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 60 और माइनस एन मतलब 200। ठीक है, 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 11, नहीं नहीं इसमें विकल्प गलत है भाई,
ठीक है, 90 आ रहा होगा माइनस में, तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस गलत हैं। एक सेकंड क्वेश्चन देखें कहाँ से लिखा गया था। तो नहीं, ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -90 में है, तो यहाँ पे इसको 0 माना जा सकता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हमारी कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एन ए और बी का मान यहाँ पे दिया गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी की क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों का मिनिमम होगा। इसमें 90 और इसमें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी ऑप्शन जो है, यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा है। तो अच्छा, न्यूनतम मान, सॉरी, ए बी, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा न्यूनतम मान के लिए ए प्लस बी माइनस एन। ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 100 माइनस 150, ये हो जाएगा 40। न्यूनतम मान इसका 40 होगा। ठीक है, चलिए ये जस्ट अभी जो पिछली कंडीशंस हम लोग लिखे थे, इसी से हम यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर टू एट्रीब्यूट्स कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड्स अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, ये क्या होता है, यहाँ पर ए बी। यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी जाती हैं साइड में, जिसको हम यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि सब कंडीशंस कहते हैं, ये कंडीशंस जो होती हैं, ये यहाँ पर ए प्लस बी माइनस एन होती हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन अगर ए बी ग्रेटर देन पूछा होता तो ए प्लस बी माइनस एन पहले वाले ऑप्शन के बराबर होता। ठीक है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एन ए और बी, तो यहाँ पे फाइंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या है कि ए बी के लिए जस्ट अभी बताया गया ए प्लस बी माइनस एन मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250, 180 और 400। ये क्या हो जाएगा, 0 और 8 5 13, 3 1 4 माइनस 400, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 आपका आंसर। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि दो एट्रीब्यूट्स हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो ए बी अपॉन एन का मान, ए बी अपॉन एन। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, कि इंडिपेंडेंस की जो कंडीशन होती है, ये ए और बी अपान एन हो के बराबर होती है। ठीक है, तो अब ए बी अपान एन यहाँ पे होगा, तो ए इंटू बी अपान एन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी अपान एन का मतलब हो गया कि ए इंटू बी अपान एन, ये सेकेंड वाली कंडीशन आपकी सही होगी। ठीक है, अगर यहाँ एन नहीं होता तो ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपान एन होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस की कंडीशन, कंसिस्टेंसी कंडीशन, ये सारी चीजें आपको बताई गई है क्लास में। ए बी और एन का मान यहाँ पे दिया गया है, तो अंडर इंडिपेंडेंस में ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और इंटू बी अपान एन। ये क्या हो जाएगा, 200, 300 अपान एन 1000। ठीक है, 3 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6, 60 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 500 और यहाँ पे ए बी का मान दिया गया है, फिर इसके बाद ए बी अपान एन, सॉरी ए बी अपान बी। तो ए बी अपान बी का मतलब हो गया ए बी अपान बी। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा अंडर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, तो ए बी का मान यहाँ पे 1 अपान हम बी लिख दे रहे हैं, और ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपान एन। बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अपान एन आ जाएगा। ए का मान क्या है यहाँ पर 100 अपान 500, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो एट्रीब्यूट्स कैसा होगा। तो ये जब डेल्टा का मान बराबर 0 हो तो एट्रीब्यूट हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेटर देन 0 के केस में
पॉजिटिवली एसोसिएटेड होता है, लेस देन 0 के केस में निगेटिवली एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अच्छा ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये पॉजिटिवली एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को y से हम डिनोट करते हैं और ये होता है ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बी अल्फा बी अपान यही सेम चीजें प्लस में। ठीक है, तो ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्यू का मान, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, इस केस में हमारे पास क्यू का मान 0 होता है, आपको बताया गया है क्लास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी कंप्लीटली अगर एसोसिएटेड हैं, कंप्लीटली एसोसिएटेड हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कंप्लीट एसोसिएशन के केस में यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पर इसका पॉजिटिव एसोसिएशन है या निगेटिव एसोसिएशन। तो इस केस में यहाँ पर इसका +1 मान लेते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन का केस है। जबकि पॉजिटिव एसोसिएशन कंप्लीटली पॉजिटिव एसोसिएशन +1 में होता है, कंप्लीटली निगेटिव एसोसिएशन में क्यू का मान -1 होता है। ठीक है, चलिए ए और बी का मान यहाँ पर दिया गया है, तो कंप्लीट डिस एसोसिएशन में यहाँ पर -1 इसका मान होगा। ठीक है, कंप्लीट एसोसिएशन में +1, कंप्लीट डिस एसोसिएशन में -1। रेंज ऑफ यहाँ पे क्यू, तो क्यू का मान यहाँ पे -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड वाई, यहाँ पे क्यू बराबर 2y अपन 1 + y², ये रिलेशनशिप भी आपको बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि y का मान 0 है, क्यू का मान, जब y का मान 0 है क्यू का मान भी 0 होता है, y का मान 1 है तो क्यू का मान 1, और y का मान -1 है तो क्यू का मान -1 आता है। सेम मान आते हैं दोनों के। अगला है y का मान 1 है तो क्यू का मान फिर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला है कि क्यू का मान यहाँ पे दिया गया है तो y का मान, तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखिए y का मान यहाँ पे पूछा गया है, तो क्यू बराबर क्या होता है 2y अपान 1 + y²। ठीक है, तो यहाँ पर 0.6 है, 1 + y² = 2y। ठीक है, तो अब इसमें इसको हल कर लीजिए, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 3 6 और 3 + 3y² = ये हो जाएगा क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10y। ठीक है, 3y² - 10y + 3 = 0। तो इस केस में इसका देखेंगे यहाँ पर 10 5 4 9 5 2 9 10, तो इस केस में इसका अगर आंसर देखेंगे तो 3 10, ठीक है 0.7 के आसपास आएगा। ठीक है, जल्दी ही इसका मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है। चलिए हाँ नितिन जी, कोरिलेशन और इस तरीके से है। फिर इसके बाद क्यू का मान 0.5 है माइनस में, तो y का मान, अरे यार ये उल्टा पुल्टा क्यों दिया गया है, ये हो जाएगा 2y अपान 1 + y²। और यहाँ पे y का मान अगर सॉल्व करेंगे तो ये इस केस में जो है यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, -0.4 आएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्यू का मान 0.8 है, तो उस केस में अगर आपके पास 0.8 है तो इस केस में y का मान क्या हो जाएगा, 0.8 = 2y अपान 1 + y²। ये क्या हो जाएगा इस केस में 0.9 इसका आंसर आएगा, y का मान 0.9 आएगा। ठीक है, एक छोटा सा मतलब कैलकुलेशन ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्यू का मान अगर 1 है तो y का मान इस केस में भी 1 होगा, कोई इशू नहीं है। फिर -1 है, तो -1 है तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे ये भी यहाँ पे -1 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्यू का मान दिया गया है 0.69, तो किस टाइप का एसोसिएशन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर होता तो कंप्लीट एसोसिएशन होता, अभी यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि 0.36 है क्यू का मान, ठीक है। इफ क्यू बराबर 0.36 तो फॉर टू एट्रीब्यूट्स देन ईच अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज इज डबल्ड देन क्यू। तो यहाँ पे क्यू का मान जो है कोई इशू नहीं है इसमें, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा और अल्फा बी अपान सेम चीज जो है प्लस में होती है, ठीक है, प्लस ए बीटा और अल्फा बी, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो इसको चाहे डबल कर दीजिए ट्रिपल कर दीजिए, इसका मान सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें मतलब डबल ट्रिपल करने पे कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए बी अल्फा बी और ये सब का मान दिया गया है, क्यू का मान पूछ रहा है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा और 10 इंटू 15 माइनस 20 इंटू 30 प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 और 3 दूना 6 अपान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सॉरी है, ये हो जाएगा 15 3 45 और 15 बचे 75 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 यही तो हो जाएगा। एक मिनट कैलकुलेशन गड़बड़ा गया क्या? 50 से 500 हुआ, 600 हुआ और ये 750 हुआ, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, 15 3 45 और 15 बचा 75, तो इसमें यही आंसर आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर चेंज कर लीजिए निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 11 क्लासेस फिर से यूट्यूब चैनल। इसी नंबर पे आप हिमांशु जी संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और जो भी कल की क्लास रहेगी उसमें प्रोबेबिलिटी की क्लास पर रहेगी। कल हम दिन में 12 बजे के आसपास जो हमारी क्लास रहेगी, पहले यूजीसी वालों की क्लास होगी, उसके बाद आप लोगों की क्लास होगी, फिर हो सकता है शाम तक एक क्लास और हो, ठीक है। तो कल जो है हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट और करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक। सभी को थैंक यू और गुड नाइट, ठीक है। चलिए।